So, प्यारे बच्चों, again I am here, Pankaj Bakshi from Saint Arnold School, and again I am requesting you, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। बच्चों, अगर लोग आपको सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करते हैं तो आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप उस मोमबत्ती की तरह हैं, उस प्रकाश की तरह हैं जो अंधकार में कार्य करता है। यानी आप मोमबत्ती की तरह हैं और जब लोग अंधकार में होते हैं, मुसीबत में होते हैं तो आपको याद करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो हमें कभी कभी ही याद करता है, इससे हम क्या बात करें। नो, आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप इस लायक हैं कि लोग आपको मुसीबत में याद करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको W7 यानी वेव ऑप्टिक्स का 7th वीडियो बताया था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कैसे इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब कंस्ट्रक्टिव होगा, कब डिस्ट्रक्टिव होगा। ऐसे मन से थोड़ी हो जाएगा, कोई तो कंडीशन होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जरूर 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 एग्जाम में आता है भाई, जरूर। तो ये मिटा देता हूँ मैं पिछला वाला अपना, और अब मैं आपके सामने देने वाला हूँ conditions of constructive and destructive interference. And you know very well, for interference minimum how many waves you need? कम से कम 2 होनी चाहिए, and also they should be coherent. कैसी होनी चाहिए? coherent. So मेरा W8 है, ये W8 wave optics set, and I am now describing conditions of constructive and destructive interference. What are the conditions? So I have to consider, मुझे 2 वेव लेनी पड़ेगी भाई कम से कम। ओके, सो कंसीडर सुन के आपको लगता होगा हर समय कंसीडर है, फिजिक्स का तो ये जेवर गहना है। कंसीडर 2 waves from कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ऐसे ना भी लिखें तो चलता है, पर लिखना चाहिए। तो लेट देयर डिस्प्लेसमेंट आर, 11th में पढ़ा होगा आपने। कोई भी वेव जो होती है उसका एक फॉर्म होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए मीन्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम कितना वो ऊपर जा सकती है या कितना नीचे जा सकती है। जैसे आप क्या करते हैं, आप कूद रहे हैं ऐसे, तो आप सबसे ऊपर कितना कूद सकते हैं, मैक्सिमम पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कल उससे ऊपर कूद जाओगे, फिर नहीं, एक बार बता दो मैक्सिमम, दैट इज एम्पलीट्यूड। सो द फर्स्ट वेव इज y1 is equal to suppose a sin omega t. A means amplitude, omega means angular velocity या angular frequency भी कहते हैं। t is instant of time, t टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ टाइम पीरियड कैपिटल T होता है। एंड y2 is equal to b sin ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप कहोगे फाइव क्या ले लिया भाई, ये फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, पर फेज डिफरेंस होगा। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेव एक साथ ही चल रही हो, एक ही फेज में, अलग अलग हो सकती हैं। तो फिर बता रहा हूँ, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, बी इज एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। ये कॉस भी हो सकता है साइन की जगह, ये अभी कॉस से आया था एग्जाम में, इसलिए कॉस से भी एक बार जरूर करना, आपने करवाऊंगा। Omega is angular velocity or angular frequency, t is instant of time, and phi is phase difference. Phi is phase difference. अब ये दोनों S1 S2 से निकली और मिली तो एक नई वेव बन गई, रिजल्टेंट वेव। याद है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो फ्रॉम
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एक्चुअली ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी होती है, इसको डिस्प्लेसमेंट की जगह इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कह सकता हूँ मैं। देखो मैं कह रहा हूँ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेव इज, तो इस दोनों से मिलके y बनेगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अरे सिंपल बात है यार, तो y1 और y2 की वैल्यू रख देते हैं। क्या है y1? a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब इसको ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ओपन करेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा कि फार्मूला लग जाएगा आपका। ये मैं मिटा रहा हूँ, इतना आपने लिख ही लिया होगा। ऊपर की हेडिंग भी हटा दी, थोड़ी जगह बन जाएगी। सो वी आर हियर एंड आई एम ओपनिंग नाउ y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b, और ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये वाला फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो क्या लग गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बायो वालों को नहीं पता तो उनके लिए फार्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पर फार्मूला ये था, देखो, साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो हियर वी आर यूजिंग फार्मूला साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके बच्चों, ये देखो, साइन ए प्लस बी, ए इज ओमेगा टी, बी इज 5, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। देखो, साइन ए cos b cos a sin b, and now open it. So a sin omega t plus b से मल्टीप्लाई कर दिया, b sin omega t cos phi प्लस b cos omega t sin phi। करेक्ट बच्चों? एंड ये सिंप्लीफाइंग, एक्चुअली हम रिजल्टेंट वेव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रिजल्टेंट वेव। तो वो पहले y1 y2 जैसी लगनी चाहिए। सो y इक्वल टू, तो यहाँ देखो साइन ओमेगा टी और यहाँ भी, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? इधर से बी कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, ये तो अकेले ही बेचारा, बी कॉस ओमेगा टी साइन 5। ओके, तो ये रिजल्टेंट वेव बन गई हमारी। अब ये y1 y2 जैसी तो लग ही नहीं रही। क्यों? देखो, y1 क्या थी? y1 थी a साइन ओमेगा टी एंड y2 b साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो y1 सपोज लायन है। क्या है y1? y1 लायन है और y2 लायन से शेर और शेरनी है। तो इन दोनों का बच्चा क्या होगा? अरे शेर ही तो होगा। तो ये डॉक्टर इनके पास लेके गया, ये तुम्हारा बच्चा है। और ये तो डर गए, बोले अरे इतना लंबा बच्चा है, ये हमारा बच्चा नहीं है। शेरनी रोने लगी। तो डॉक्टर बोले नहीं नहीं, आप रो मत, हम अभी इसको देख के ठीक करके लाते हैं। इसको अंदर ले गए वो, क्योंकि वो इसके जैसा नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? बोले देखो हमारे पास फाई तो है, पर ये क्या ले आया आप, इतनी बड़ी बड़ी चीजें। तो पुट करेंगे, पुट, देखना ये टर्म अच्छी नहीं लग रही और ये टर्म यहाँ भी नहीं, तो इसको लिख देंगे a प्लस बी कॉस 5 को लिख दिया r cos थीटा। क्यों लिखा बताता हूँ। एंड b sin phi इज इक्वल टू r sin थीटा। देखो बच्चों, पापा का एम्पलीट्यूड a, मम्मी का एम्पलीट्यूड b, तो बच्चे का नया एम्पलीट्यूड होगा r, रिजल्टेंट r लिख दिया। यहाँ कॉस था तो यहाँ भी कॉस ले लिया। मम्मी का फेस डिफरेंस 5 है,
तो इसका फेज डिफरेंस कुछ अलग होगा, थीटा दे दिया, ठीक है ना, कुछ बदला नहीं है। बी साइन फाई, तो बी नहीं लिखा क्योंकि बच्चे का रिजल्टेंट वेव का आर होगा और साइन फाई का साइन थीटा, तो ये पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. Okay, so from equation 1, 2 and 3. Okay, तो रख देता हूँ मैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैंने आर क्यों लिया है। आर मीन्स द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ओके, और इसको इनके जैसा बनाना है, इसीलिए तो यहाँ रख देते हैं y इज इक्वल टू, पहले साइन ओमेगा टी लिख दिया मैंने, इंटू ये क्या है, चलो बाद में लिखते हैं, तुम कहोगे अरे इसकी जगह पुट किया है आर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, थोड़ा सा मिटाया था ना, प्लस बी साइन फाई, बी साइन फाई इज आर साइन थीटा एंड कॉस ओमेगा टी। तो डॉक्टर्स ने कहा यार अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, बोले आर कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर देखो यहाँ क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। डॉक्टर कितने होशियार थे, देखो उन्होंने इसके जैसा बनाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो y इज इक्वल टू आर साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मीन साइन ए प्लस बी, तो साइन ए मतलब ओमेगा टी और ये थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, नहीं 4। अब देखो है डॉक्टर बाहर लेके आए इसको, बोले देखो आपके पास ए है, आपके पास बी है, इसके पास आर है। शेर शेरनी खुश हो गए, बोले हाँ सही है। आपके पास साइन है, आपके पास साइन है, इसके पास भी साइन है, बोले हाँ है। आपके पास ओमेगा टी, आपके पास ओमेगा टी, आपके पास ओमेगा टी, बोले हाँ है। और फिर डॉक्टर बोले देखो बच्चा माँ पे गया है, माँ के पास फाई है, बेटे के पास थीटा है। बस शेर शेरनी खुश हो गए, अपने बच्चे को घर ले गए। यानी ये y1 y2 की रिजल्टेंट वेव प्रूव हो गई। अभी तो हमने यही प्रूव किया है कि दिस इज द रिजल्टेंट वेव, क्योंकि ये इसके जैसी हार्मोनिक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेव which is the same harmonic wave. कैसी वेव है, हार्मोनिक, which is the same harmonic wave as y1 and y2. This is the resultant wave. This is the equation of resultant wave. इसकी जैसी हार्मोनिक है, ठीक है भाई, निकल गया, कोई बात नहीं। पर इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, जहाँ ब्राइट होगा वहाँ कंस्ट्रक्टिव, जहाँ डार्क होगा वहाँ डिस्ट्रक्टिव। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो y1 एंड y2 के बाद y बन रहा है और एम्पलीट्यूड r आ रहा है, मतलब हमको r चाहिए। r अगर निकाल लिया एम्पलीट्यूड तो इंटेंसिटी निकल जाएगी और फिर इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू अगेन इक्वेशन 2 एंड 3, इनको स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इनको स्क्वायर एंड ऐड। सो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये नहीं है, ये सब हटा देता हूँ। इससे मैंने अभी सिर्फ क्या प्रूव करा है, मैंने सिर्फ ये प्रूव किया है कि y1 और y2 से जो y बनी है दैट इज रियली द इक्वेशन ऑफ ए रिजल्टेंट वेव। अब मैं r निकालूंगा, क्यों निकाल रहा हूँ r, r इज एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इंटेंसिटी, इसीलिए बच्चों। सो ऑन squaring and adding क्या यार इक्वेशन 2 एंड 3, ओके, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो a प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, चलो अच्छा बाद में, स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है, इक्वल टू इधर आर कॉस थीटा का स्क्वायर एंड
आर साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, इनका स्क्वायर कर दिया और अब ओपन करूंगा ब्रैकेट। सो हियर ए प्लस बी होल स्क्वायर, अरे यू ऑल आर मैथमेटिक्स जीनियस है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab cos phi, a plus b का whole square formula applied here, and here b square sin square phi, this is r square cos square theta plus r square sin square theta। अब हमारा आंखें तड़पने लगती हैं कि कहीं से कॉमन निकल जाए। तो देखो, ये देखो देखो देखो, बी स्क्वायर कॉमन है तो बचा cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव प्लस 2ab cos फाइव, इधर भी इधर भी आर स्क्वायर कॉमन। और फिर एक चीज देखते हम खुश हो जाते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, अरे 1। देखो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे एम्पलीट्यूड आ गया वो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसको आर भी लिखते हैं अपन कई बार, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको इक्वेशन क्या देते हैं अपन, 4 तक आ गए थे शायद, 5th। आर वाली को 4th दे देना अगर मैंने नहीं दिया हो तो। सो वी गॉट नाउ एम्पलीट्यूड। बस अब मेरा खेल चालू होगा, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा कि हमें पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो मैं इक्वेशन बना लूंगा और इक्वेशन बना के फिर मैं डार्क और ब्राइट लाऊंगा। तो देखिए, वी नो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। देखो बच्चों, कई बार आपको समझ में नहीं आता आर का स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ। देखो भाई, y1 और y2 से मिलके इंटरफेरेंस हुआ है, उससे y बनी है और y का एम्पलीट्यूड r है, इसलिए r ही काम आने वाला है, रिजल्टेंट। ओके, दैट इज आई इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर और आई इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो के जनरली 1 आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो आई इक्वल टू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये है ना। देखो, यहीं का यहीं मेरा काम हो गया, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखो, ये आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ये इंटेंसिटी आ गई। अरे किसकी इंटेंसिटी है ये, अरे y1 y2 से मिलकर जो नई वेव बन रही है ना, द वेव फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ y1 and y2 due to interference, due to superposition principle, the intensity of that wave is given by this formula, I equal to a square plus b square plus 2ab cos phi. Okay, and in this wave, the interesting thing, a is the amplitude of first wave which is constant, b is the amplitude of second wave which is constant, 2 is constant, a is constant, b is constant, cos phi is not constant. It means cos phi is responsible for intensity, whether intensity is maximum or minimum. तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, एंड ये जीरो होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम, यानी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो ये बताएगा कि कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कब डिस्ट्रक्टिव। तो अब मैं पहले कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन निकालता हूँ, इसकी निकालता हूँ कंस्ट्रक्टिव की। ये फार्मूले याद रख लेना है बच्चों। तो नंबर ए, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव, थोड़ा सा बड़ा है ये डेरिवेशन, पर मजा भी आता है इसमें। देखो आ रहा होगा आपको, पेरेंट्स। कभी स्पेलिंग गलत हो जाए तो नाराज मत होना, ठीक कर लेना। कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम। सो एज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी, या आई लिख देता हूँ यार, I should be I maximum.
कितना होना चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस की या साइन की क्या होती है? अरे +1 एंड मिनिमम इज -1, जीरो नहीं, जीरो नहीं, है ना। मैक्सिमम actually cos and sin they lies between -1 to +1. मैक्सिमम इज +1, मिनिमम इज -1। तो मैक्सिमम में cos फाई कितना होना चाहिए? +1। तो फॉर आई मैक्सिमम, ये मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है भैया। फॉर आई मैक्सिमम cos फाई +1 होना चाहिए। और cos फाई +1 मीन्स cos 0। इट मीन्स फाई कितना होगा? देखो, cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, या डॉट 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 cos 2n पाई। यानी फाई क्या होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट 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 2n पाई। तो फाई इज इक्वल टू 2n पाई। आप बोलोगे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे इवन है ना, इवन आना चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ये जनरल टर्म आ गई। और फाई क्या है? फेज डिफरेंस। देयरफॉर फॉर, यहाँ से, for constructive interference phase difference must be, 2 का मतलब होता है even, n का मतलब होता है इंटीग्रल, even इंटीग्रल ऑफ पाई। देखो, for constructive interference phase difference must be even integral, अरे यार, इंटीग्रल क्या, मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्या होना चाहिए? इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस इतना है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो पाथ डिफरेंस का एक फार्मूला होता है। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होता है लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को एक्स कहते हैं। लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई कितना था? देखो, 2n पाई, 2 2 2 पाई पाई पाई। तो एक्स इक्वल टू आ गया n लेमडा। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस क्या होगा? पार्ट डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। इवन नहीं है, इवन नहीं आया अभी, यानी लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा। देयरफॉर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक्स मतलब path difference must be integral multiple of lambda। सब कर दिया मैंने, देख लो। For constructive interference path difference is an integral multiple of lambda। तो ये कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की है। तो डिस्ट्रक्टिव कब होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा जब इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। तो यहीं से चलूंगा मैं, इसको बी नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया? बी। और डिस्ट्रक्टिव, फॉर डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव की स्पेलिंग तो मैं सही कर रहा हूँ ना। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव है, डी एस कर दो बस। आई कितना होना चाहिए? अब आई शुड बी मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम वैल्यू आपको बताई थी मैंने cos फाई की, कितनी होती है? आई मिनिमम द वैल्यू इज -1। और -1 कब होता है? पाई, 3 पाई, 5 पाई, या 2n - 1 पाई। एक चीज मैं भूल गया,
पिछली बार कंस्ट्रक्टिव में वहाँ लिख भी लेना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहाँ पर, यहाँ जो वैल्यू आई थी ना, यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या था मेरा 2n पाई, और यहाँ n की वैल्यू लेंगे 0 1 2 ऐसे, ठीक है। 0 रखोगे तो 0 हो गया, 1 रखा तो देखो 2 पाई हो गया, 2 रखा तो 4 पाई हो गया। ये वहाँ लिख लेना है इसके सामने, इसके सामने, ओके। सो नाउ फॉर आई मिनिमम cos फाई इज -1, यानी cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 2n माइनस पाई। तो फाई कितना हो जाएगा मेरा, फाई इज नाउ पाई 3 पाई 5 पाई या 2n माइनस 1 पाई, therefore पाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई। और n कहाँ से चालू होगा, 0 से क्या, नहीं, क्यों, अरे 0 पे डार्क बैंड नहीं होता, डार्क बैंड स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट नंबर, पहला। ब्राइट वाला 0 होता है क्योंकि वो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल बैंड वाइट होता है, वो 0 से चालू होगा, ये नहीं। और अगर आपको 0 से करना है तो इसको 2n प्लस 1 करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो आप, 2n प्लस 1 पाई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट फॉर दैट n स्टार्ट फ्रॉम 0। इफ यू आर स्टार्टिंग n फ्रॉम 1 तो 2n माइनस 1 पाई लेना पड़ेगा। तो मैं 1 से कर रहा हूँ, 1 2 डॉट डॉट डॉट, ओके। तो चलिए, कौन सा इंटरफेरेंस है ये, यह है डिस्ट्रक्टिव। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस मस्ट बी, अब ये ऑड आ गया, क्या आ गया, ऑड। इवन की जगह क्या है बच्चों, ऑड, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। एंड पाथ डिफरेंस वो भी निकाल लेते हैं, पाथ डिफरेंस होगा लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, सो 2 पाई का 2 पाई, एंड here we have 2n minus 1 pi, तो pi से pi गया, so x is equal to 2n minus 1 lambda by 2, it means now odd है ये, क्या है, odd। for destructive interference path difference must be odd integral multiple, कौन सा बच्चों, odd integral multiple of lambda by 2, इसका lambda by 2। फिर से देखो, for destructive interference path difference must be odd integral multiple of lambda by 2 या half the wavelength। आ गया, तो आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई कि कब इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होता है, कब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। इसमें कुछ स्पेशल केसेस जरूरी इंपॉर्टेंट होते हैं, and those special cases are very important. Why important? Because they tells us you about the maximum and minimum interference conditions, क्योंकि यह मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब, तो स्पेशल डिस्कशन है ये, थोड़ा बड़ा जरूर हो गया पर क्या करें। आपको मालूम है y1 और y2 में फाई था, तो फाई 0 भी हो सकता है, फाई 180 भी हो सकता है ना। तो इफ फाई इक्वल टू 0 तो क्या होगा देखते हैं, r इज इक्वल टू कितना था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, 0 एंगल था दोनों के बीच में, एंड cos 0 1 होता है, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, so it is a plus b, so r is equal to a plus b, that is r maximum। क्या आ गया ये आपका r maximum आ गया। r maximum मतलब इंटेंसिटी इज मैक्सिमम,
और इंटेंसिटी मैक्सिमम अगर होती है तो इससे हम इंटेंसिटी का फार्मूला भी निकाल सकते हैं. सो I maximum is directly proportional R square maximum, है ना. So I maximum equal to K R square maximum. So I maximum equal to K and R square maximum कितना था, A plus B, यानी A plus B का होल स्क्वायर. ये काम में लेंगे बेटा बाद में, अगर नहीं आया तो फिर बता रहा हूँ. You have two waves y1 and y2. In y2 we had equation, our equation was b sin omega t plus phi. Phi is phase difference. So phase difference zero भी हो सकता है, constant भी. So if it is zero then r equal to is phi 0. ये फार्मूला लग गया a plus b का होल स्क्वायर और a plus b आया. a plus b मतलब y1 और y2 दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, यानी बड़ी वेव बनेगी. मैक्सिमम तो R maximum हुआ. So we can find intensity of that wave also. Intensity is directly proportional R square. So it is R maximum का square. So this is our formula. But suppose your phi is 0, नहीं है, 180 है, तो क्या होगा, 180 भी तो हो सकता है, ऐसा है ना. ए phi is 180, तो ये मेरा 180 हो गया. एंड 180 आपको पता है, हाँ सही बोल रहा हूँ, -1. तो -1 है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी. इट मीन्स a में से b माइनस हो रहा है, एक वेव ऊपर है और एक वेव नीचे है, तो ये r मिनिमम हो गया. क्या हो गया, r मिनिमम. तो मैं I मिनिमम की इंटेंसिटी निकालूंगा, I मिनिमम. तो I मिनिमम इज r मिनिमम का स्क्वायर, I minimum is K R minimum का स्क्वायर. So I minimum is equal to K A minus B का होल स्क्वायर. इससे एक फार्मूला आता है जो न्यूमेरिकल में काम आएगा. कौन सा, थर्ड नंबर डालना, I max अपॉन I min इक्वल टू K A plus B का होल स्क्वायर अपॉन K A minus B का होल स्क्वायर एंड K. देखो ये फार्मूला आ गया, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ओके, अब मान लीजिए वी वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी. इक्वेशन को अगर आप इंटेंसिटी के टर्म में लिखें तो क्या होता है, वो भी लिखना चाहिए हमें. फोर्थ नंबर है, कौन सा नंबर, फोर्थ. एक चीज और, उसी में हम चल रहे थे ना, तो फोर्थ नंबर, if A equal to B, means the amplitude of first wave is same as the amplitude of second wave. तो देखो आपका था R max equal to A plus B, तो ये हो गया A plus A, यानी 2A, यानी मैक्सिमम आया. एंड R minimum is equal to A minus B, A minus A that is 0, यानी मिनिमम. याद आ गया होगा आपको, जब मैंने यंग्स डबल्स का एक्सपेरिमेंट करवाया था, तो जब एक वेव ऊपर थी और एक नीचे थी ऐसे, तो मैंने दोनों को इक्वल बनाया था, ये देखो, ताकि जीरो वेव बने. याद है. इट मीन्स व्हेन A equal to B then bright is perfectly bright and dark is perfectly dark. When A and B are equal, amplitude of first wave and second wave is same, then bright is perfectly bright and dark is perfectly dark. बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा. ओके, नाउ if you want to write equation in terms of amplitude, तो एम्पलीट्यूड में रखें, तो आपको मालूम है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो फर्स्ट वेव आपकी y1 में a था, यानी I1 प्रोपोर्शनल a स्क्वायर, I2 प्रोपोर्शनल b स्क्वायर,
सो I1 अपॉन I2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एक और फार्मूला आ गया, बस एक और फार्मूला आ गया नया आया। एक और बात आपको याद है, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। इसको भी लिखता हूं तो ये क्या हो गया, IR नहीं ना, अंडर रूट हटाना पड़ेगा, इसको स्क्वायर लिखना पड़ेगा तब लिखेंगे। IR इक्वल टू ये क्या हो गया I1, ये हो गया I2 एंड दिस इज 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi. It means if intensity is given, you can use this way also with है ना। एक चीज और, आपको याद है स्लिट S1 S2 की विड्थ 0.5 मिलीमीटर थी। Suppose if we change the width of S1 and S2, then what happens? So we have one more formula here for intensity in terms of omega 1 and omega 2. Okay, फिफ्थ नंबर होगा शायद, है ना। If W1 and W2 are widths of two slits respectively, then I1 upon I2 equal to W1 upon W2, this formula. और ये एक और चीज होगा, याद होगा आपको, अभी बताया था, A square upon B square. This also you can be used in numerical. देखो आप आया। लास्ट चीज बता रहा हूँ, इंटरफेरेंस का कर्व ग्राफ पूछा जाता है। कर्व यानी स्केच द इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न को स्केच करके बताओ आप। तो स्केच करके बता रहा हूं मैं इंटरफेरेंस पैटर्न को। इंटरफेरेंस पैटर्न या कर्व बड़ा इजी है, आपको मजा आएगा। दिस इज y एक्सिस, हियर वी आर टेकिंग इंटेंसिटी एंड हियर वी आर टेकिंग फेज डिफरेंस। कौन सा? फेज डिफरेंस। थोड़ा कलर अच्छा नहीं आ रहा पेन का, है ना, ब्लू से ही लिख देता हूँ। तो आपको मालूम है ये ऐसा बनता है। सबकी हाइट सेम आएगी, इधर भी। ओके, अब देखो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई और सबकी सेम है। ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये मैक्सिमम है। सो सेंटर पे फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, अभी बताया। अरे कंस्ट्रक्टिव चाहिए ना, जीरो। जीरो के बाद यहाँ क्या आएगा, ये पाई पे होता है, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यहाँ भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो देखो सेम आया। आपको याद होगा 2n पाई था 5, तो जीरो रखा तो जीरो, 1 रखा तो 2 पाई। ये देखो 2 पाई पे ब्राइट, तो इवन वालों पे ब्राइट है और ऑड वालों पे डार्क है। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना। तो अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कि अच्छा वीडियो है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, कमेंट जरूर करने की कोशिश करें आपको। और खुश रहें, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अच्छा खाना खाएं बच्चों, ज़्यादा मियोनीज नहीं खाएं। डॉक्टर ओएटकर की मियोनीज खाते हैं बच्चे लगा लगा के, और खूब वो खाते नूडल्स। नाना ज़्यादा मत खाओ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।